वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और हाजिर हूँ आज की ये नई क्लास लेकर। आज की हमारी ये क्लास है हिंदू लॉ पर बेस्ड। अगर आप एलएलबी के स्टूडेंट हैं, आप लॉ स्टूडेंट हैं, आप चाहे एलएलबी कर रहे हो या फिर आप बीए एलएलबी कर रहे हो, तो ऐसे में आपके लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इंग्लिश से एग्ज़ाम लिखते हो या फिर आप हिंदी से एग्ज़ाम लिखते हो, क्योंकि जो भी नोट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो भी कंटेंट मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वो दोनों ही फॉर्मेट में होगा। ठीक है? तो अगर आप हिंदी में लिखते हो तो आप हिंदी में लिख सकते हो, अगर आप इंग्लिश में लिखते हो तो आप इंग्लिश में लिख सकते हो। इसके अलावा अगर आप जुडिशरी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो या दूसरे सिविल एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो, तो वहाँ पे भी आपके लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। अच्छा, क्लास के लिए जो भी फीडबैक होगा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उसे कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। अगला वीडियो आप हमारे किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी आप हमें बता दीजिएगा, ताकि उस पर हम बहुत जल्द क्लासेस लेकर आएँ। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया, आज की हमारी ये जो क्लास है ये बेस्ड है हिंदू लॉ पर। आज बेसिकली हम जानने वाले हैं हिंदू लॉ क्या है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, यानी इसका सोर्स क्या है, हिंदू लॉ किन-किन चीज़ों को कवर करता है, किन पर लागू होता है, किन पर अप्लाई नहीं होता है, हिंदूज़ में मैरिजेज़ कैसे होती हैं, हिंदूज़ में डिवोर्स का क्या प्रोविज़न है, अगर हिंदूज़ में सेपरेशन चल रहा है, यानी हस्बैंड एंड वाइफ अलग-अलग रहते हैं, तो सेपरेशन के क्या ग्राउंड हो सकते हैं, मेंटेनेंस कैसे मिलेगा, हस्बैंड वाइफ को मेंटेनेंस कैसे देगा, या मान लीजिए आपके पेरेंट्स या जो पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा बुजुर्ग हो गए हैं, तो उनके मेंटेनेंस का क्या प्रोविज़न रहेगा, गार्जियनशिप कैसे रहेगी, और जो सक्सेशन मिलेगा, सक्सेशन मतलब उत्तराधिकार, इसका प्रोविज़न क्या है, ये हिंदू लॉ में किस तरीके से एक्ट करता है, कैसे हिंदूज़ की लाइफ को इफ़ेक्ट करता है, आज हम ये जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज की हमारी क्लास है हिंदू लॉ पर, और हिंदू लॉ पर क्लास है, लेकिन हम सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे लॉ से। ठीक है? बहुत बेसिक लेवल से लेकर के चीज़ों को हम कवर अप करेंगे। अगर हम बात करेंगे हिंदू लॉ की, तो यहाँ पे 2 वर्ड से मिलकर बना है। पहला है हिंदू, जो कि एक रिलीजन है इंडिया में, दूसरा है लॉ। लॉ को हम बोलते हैं रूल्स, नियम। अगर हमसे कोई पूछता है लॉ का मतलब क्या है, पहले हम थोड़ा लॉ को जान लेते हैं, फिर हम हिंदू लॉ के बारे में बात करते हैं। अगर हम लॉ की बात करते हैं, लॉ क्या है? तो यहाँ पे लॉ क्या है? लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स मेड बाय द गवर्नमेंट टू कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटेन ऑर्डर एंड जस्टिस इन सोसाइटी। लॉ क्या है? लॉ कुछ और नहीं है, एक नियमों का समुच्चय है जिसे गवर्नमेंट बनाती है। इसका मेन पर्पस क्या है? सोसाइटी में रहने वाले जो भी ह्यूमंस है, उनके बिहेवियर को, उनके नेचर को रेगुलेट किया जा सके। लिखा हुआ है, लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स मेड बाय द गवर्नमेंट टू रेगुलेट ह्यूमन कंडक्ट एंड मेंटेन ऑर्डर इन सोसाइटी। इट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट्स। ये रूल्स है, नेसेसरी हो जाते हैं अगर समाज में किसी चीज़ को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है। एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लीजिए सामने रखी हुई टेबल पे मैं क्लेम करता हूँ कि ये मेरी टेबल है, और एक दूसरा व्यक्ति भी क्लेम करता है कि ये मेरी टेबल है। तो ऐसे केस में हम दोनों के ही जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ है उनमें यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है। तो अगर हम लॉस प्रॉपरली होंगे उन चीज़ों को लेकर के, तो जो भी क्लेम करे, लेकिन मिलना किसको चाहिए, ये डिसाइड हो पाएगा। तो क्या करेगा, लॉस जो होंगे ये कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकेंगे, जिसके राइट्स है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। मान लीजिए वो टेबल मेरी थी तो मुझे ही मिल जाएगा, अगर लॉ है तो ऐसा होगा। ठीक है? और जस्टिस होगा। आगे लिखा हुआ, विदाउट लॉ सोसाइटी वुड फॉल इनटू chaos वेयर द स्ट्रांग विल डोमिनेट द वीक। अगर लॉ नहीं होंगे तो क्या होगा? अगर लॉ नहीं होंगे तो जो भी स्ट्रांग पर्सनैलिटी होगा वो वीक पे डोमिनेट कर जाएगा। यानी अगर हम दोनों में से जो भी ज़्यादा ताकतवर होगा उसी को ये टेबल मिल जाएगी, क्योंकि कोई लॉ नहीं है। जबकि लॉ होंगे तो प्रॉपरली लॉ के अकॉर्डिंग ये जिसका है, जिसका राइट है, उसी को मिलेगा। अब यहाँ पे जो भी हमने वर्ड यूज़ किए हैं, जरा उन वर्ड को एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे पहले वर्ड यूज़ किया गया लॉ। लॉ का मतलब है रूल्स। जब भी कोई पूछेगा व्हाट इज लॉ, तो आप कह सकते हो लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स। लॉ क्या है? सेट है रूल्स का। बनाता कौन है इसे? इसे सरकार बनाती है। क्यों बनाती है? बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए और सोसाइटी में जस्टिस मेंटेन करने के लिए। जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई वही सारी चीज़ें यहाँ पे हिंदी में लिखी हुई हैं। अगर आप एग्ज़ाम हिंदी में लिखते हो तो आप नीचे वो भी पढ़ सकते हो। ठीक है? अब हम आगे बात करते हैं सोसाइटी में लॉ की ज़रूरत पड़ती क्यों है? यानी अगला पॉइंट है आपका, व्हाई डू वी नीड लॉ? लॉ क्यों ज़रूरी है? पहला, पीपल हैव डिफरेंट इंटरेस्ट। अलग-अलग लोगों की अलग-अलग इंटरेस्ट है। तो अगर अलग-अलग इंटरेस्ट है तो सीधी-सीधी बात है, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ही नेचुरल है, सोसाइटी में होगा। लोगों की सोच अलग-अलग है तो चीज़ों को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स भी होगा। ठीक है? तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को ठीक करने के लिए, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को ओवरकम करने के लिए यहाँ पर विदाउट लॉ पीपल विल
स्ट्रॉन्ग पीपल विल डोमिनेट, जो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो डोमिनेट करेगा, इसलिए लॉज बनाए गए हैं। ठीक है, लॉ क्या करेंगे, लॉ जो होंगे वो प्रॉपरली चीज़ों को कंट्रोल करेंगे ताकि किसी के साथ भी गलत ना हो, सोसाइटी में जस्टिस मेंटेन रहे। अब थोड़ा रियल लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। क्या है, मान लीजिए अगर ट्रैफिक रूल्स नहीं होते, ट्रैफिक लॉ नहीं होते तो क्या होता, सब लोग अपने अकॉर्डिंग गाड़ियां चलाते। लिखा हुआ है एवरीवन विल ड्राइव एज दे विश, जैसा चाहते हैं वैसे ड्राइव करेंगे, फिर क्या होगा, एक्सीडेंट बढ़ जाएंगे। ठीक है, और रोड्स काफ़ी हद तक अनसेफ हो जाएंगे, आप सड़कों में चलना पसंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कब काफ़ी हद तक पॉसिबल है कि आप जा रहे हो, सामने से आकर गाड़ी आपको ठोक दे, यानी एक्सीडेंट हो जाए। अदर रूल्स नहीं होंगे तो ऐसा होगा, जबकि रूल्स है तो क्या करेंगे, ऐसा नहीं होगा। जो भी व्यक्ति रूल फॉलो नहीं करेगा उसको पनिश किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसा भी है। तो यहाँ पर अब तक हमने ये जाना कि बेसिकली लॉ क्या है, लॉ रूल्स है, सेट ऑफ रूल्स है जो सोसाइटी में अप्लाई किए जाते हैं ताकि जो प्रॉपरली सोशल ऑर्डर है वो मेंटेन बना रहे। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं लॉ की, कि लॉ कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, सिर्फ मैं अभी फिलहाल हिंदू लॉ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ लॉ की बात कर रहा हूँ। तो जो भी लॉ होते हैं बेसिकली इन लॉज को दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहला है जिसको हम कहते हैं क्रिमिनल लॉ, दूसरा है जिसको हम कहते हैं सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉज जो होंगे वो क्रिमिनल यानी बड़े ऑफेंसेस को कवर अप करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर सोसाइटी में मर्डर होता है किसी का तो वो क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत आएगा। मर्डर होता है, रॉबरी होती है, चोरी होती है, किडनैपिंग होती है, रेप होता है, ये सारे के सारे बड़े ऑफेंसेस हैं, इनको कवर अप करेंगे क्रिमिनल लॉज। इस एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए एक व्यक्ति के घर में के घर में बी ने चोरी कर ली। अब ए क्या करेगा, ए एफआईआर करेगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगी, पुलिस ये चीज़ें चेक करेगी क्या वाकई में चोरी हुई है, क्या बी के खिलाफ पर्याप्त एविडेंसेस हैं। अगर ऐसा है तो एफआईआर दर्ज होगी और मामला कोर्ट में चला गया। अब जब कोर्ट में मामला जाएगा, ए का जो पिटिशनर होगा उसका भी एडवोकेट रहेगा और बी का भी एडवोकेट रहेगा। हालांकि क्रिमिनल केसेस में होता यह है कि जो बी है डिफेंडेंट, वो अपने एडवोकेट को खड़ा करेगा, जो मेन जिसके साथ गलत हुआ है उसका पक्ष सरकार करेगी। जैसे यानी जो केस दर्ज किया जाएगा वो होगा बी वर्सेस स्टेट। ए के घर में चोरी हुई है, मेन अक्यूज बी है, तो एक एंड पे बी रहेगा और दूसरे एंड से स्टेट उस केस को फाइट करेगा। ठीक है, ये होता है क्रिमिनल लॉस के अंतर्गत। इसमें आप क्या आते हैं, आईपीसी 1860, दूसरा आता है बीएनएस जो कि 2023 में इंडिया में लागू हुआ। ये सारे के सारे क्रिमिनल लॉज हैं। क्रिमिनल लॉज में बेसिकली काम क्या है कि जो बड़े क्राइम्स हैं, ऑफेंसेस हैं, बेसिकली उनको रेगुलेट किया जा सके। ठीक है, यानी जो भी क्राइम सोसाइटी के अगेंस्ट होते हैं, यहाँ पे चोरी हुई है, सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक एंड पे वो व्यक्ति रहेगा और दूसरे एंड से स्टेट यानी सरकार उस तरफ पे केस लड़ेगी। ठीक है, इनमें ज़्यादातर प्रोविजन रहता है अगर क्राइम साबित हो जाता है तो जेल होती है या फाइन होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जेल का प्रोविजन रहता है। अब हम बात करते हैं सिविल लॉज की। यहाँ पर सिविल लॉज की जब हम बात करते हैं तो सिविल लॉ मतलब है राइट पर, अधिकारों की जंग है। ठीक है, जब हम बात सिविल लॉ की करेंगे, यहाँ से मैं आपको दोबारा से उस नोट्स पे चलते हैं। चलिए क्रिमिनल लॉ को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं क्रिमिनल लॉज की क्या है, कैसे काम करते हैं, तो क्रिमिनल लॉज लिखा हुआ है, क्रिमिनल लॉज डील विद द एक्ट विच आर ऑफेंस अगेंस्ट सोसाइटी। क्रिमिनल लॉज उन एक्ट्स को डील करते हैं जो सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम है, ऑफेंस है। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल, एक क्रिमिनल लॉ का मतलब है समाज के खिलाफ अपराध। ठीक है, विक्टिम सिर्फ एक आदमी नहीं होता, इसमें जिसको सताया गया वो पूरा का पूरा सोसाइटी होता है। क्योंकि जब ऐसा कोई क्राइम होता है तो इसका इफेक्ट पूरी की पूरी सोसाइटी पे पड़ता है। ठीक है, यानी पूरा समाज इफेक्ट होता है। इसमें क्या क्या आता है, इसमें मर्डर आता है, रेप आता है, थेफ्ट यानी चोरी आती है, रॉबरी आती है और चीटिंग आती है। ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे क्राइम है अगेंस्ट सोसाइटी। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा एग्जाम्पल से और चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक केस है, एक आदमी है जिसने रात में अपने पड़ोसी के घर में घुसकर उसके सामान को चोरी कर लिया। ठीक है, ये यहाँ पे केस है, रियल लाइफ एग्जाम्पल। अब यहाँ पर क्या हुआ, पुलिस ने एफआईआर लिखी, इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हुई
और इसमें क्या-क्या चेक किया गया है। सबसे पहले चीज़ चेक की गई है पुलिस के द्वारा, क्या अक्यूज़ ने चोरी की, जिस पर एफआईआर की गई है, क्या वाक़ई में उसने चोरी की? पहली चीज़ ये चेक की जाएगी। क्या चोरी एक क्राइम है? जो कि है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और तीसरी चीज़ जो चेक की जाएगी, क्या स्टेट इसके लिए कोई पनिशमेंट दे सकता है? ये तीनों चीज़ें पुलिस चेक करेगी, चार्जशीट बनाएगी। चार्जशीट बनाने के बाद क्या होगा, ये मामला जाएगा कोर्ट में, ठीक है? यानी अक्यूज़ को अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट करने के बाद अब ये मामला पहुँचा कोर्ट, ठीक है? अब जिसको अरेस्ट किया गया है, वो होगा, और जिसने अरेस्ट करवाया है वो, यानी यहाँ पर क्या है, पिटिशनर कौन हो गया? स्टेट। एक एंड से केस लड़ेगा स्टेट, और दूसरे एंड पे कौन होगा? दूसरे एंड पे होगा वो व्यक्ति जिसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अब यहाँ पे स्टेट के आर्गुमेंट क्या होंगे? स्टेट के आर्गुमेंट होंगे चोरी सोसाइटी के खिलाफ एक जुल्म है, ठीक है? ये चीज़ चेक की गई। एविडेंसेस से प्रूफ हो चुका है कि अक्यूज्ड इन्वॉल्व था, यानी जो एविडेंसेस मिले हैं उससे साबित होता है कि हाँ, उस व्यक्ति ने चोरी की है। अगर पनिशमेंट नहीं दिया गया तो लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा। ये पिटिशनर जिसने एफआईआर कराई है, उसने यहाँ पर जो आर्गुमेंट दिए वो ये दिए। अब जो डिफेंडेंट होगा, जो उस क्लाइंट को, उस व्यक्ति को डिफेंड करने की कोशिश करेगा, वो क्या आर्गुमेंट देगा? पहली चीज़ तो आर्गुमेंट दी उसने कि चोरी नहीं की, ठीक है? अगर उसने आर्गुमेंट दिए कि उसने चोरी नहीं की, तो सवाल आएँगे जो सबूत है, जो एविडेंसेस है, वो कहाँ से आ गए? तो इस पे दे रहा, मेरे खिलाफ जो भी प्रूफ दिए गए हैं, वो कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट नहीं है। यानी इनकम्प्लीट प्रूफ दिए गए हैं, ये पूरी तरह से साबित नहीं कर रहे हैं। आगे है, मुझे झूठे केस में फँसाया गया है। 99% केसेस में ऐसा ही होता है, जब भी किसी के खिलाफ कोई एफआईआर होती है, तो वो व्यक्ति जब अपना पक्ष रखता है, तो ज़्यादातर यही कहता है मेरे खिलाफ झूठे एलिगेशंस लगाए गए हैं। फिर आपके वकील साहब का काम होता है उन चीज़ों को साबित किया जाए। आपका डिफेंडेंट वकील क्या करेगा, पूरी कोशिश करेगा कि ये क्राइम साबित ना हो पाए, और जिसने पिटिशनर लगाया है, वो ये पूरी कोशिश करेगा कि क्राइम को साबित कर दे। फाइनली जो जजमेंट आता है, वो आता है कोर्ट का। इस केस में लास्ट में क्या होगा, कोर्ट जजमेंट देगा। जजमेंट क्या है, कोर्ट ने कहा एविडेंस पर्याप्त और स्ट्रांग है, ठीक है, क्राइम प्रूव हो चुका है, अक्यूज्ड को पनिशमेंट मिलेगी, और पनिशमेंट के तौर पर क्या होगा, जेल हो सकती है और फाइन हो सकती है, दोनों ही हो सकता है। किसी किसी केस में जेल भी होती है और फाइन भी लगता है, दोनों हो सकता है। ये होते हैं क्रिमिनल लॉज में। लेकिन जब हम बात सिविल लॉ की करते हैं, क्रिमिनल लॉज में तो ये होता है, अब हम बात जब सिविल लॉ की करेंगे, तो सिविल लॉ में क्या होगा? अगर हम सिविल लॉ की बात करते हैं, यहाँ पर इसको हम हिंदी में कहते हैं दीवानी, दीवानी कानून, ठीक है? सिविल लॉ डील्स विद द डिस्प्यूट बिटवीन द प्राइवेट इंडिविजुअल्स रिगार्डिंग द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। जहां क्रिमिनल लॉज क्या थे, क्रिमिनल लॉज थे सोसाइटी को लेकर के, क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी था, और यहाँ पे दो व्यक्तियों के बीच के आपसी डिस्प्यूट को हैंडल करने के लिए बनाए गए हैं सिविल लॉ। डिस्प्यूट किस चीज को लेकर, किस चीज को लेकर होगा, पहला होगा ऑब्लिगेशन को लेकर के या राइट को लेकर के, ठीक है? और इसमें क्या क्या हो सकते हैं, इसमें हो सकता है प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट, मनी रिकवरी होगी, कॉन्ट्रैक्ट का कोई डिस्प्यूट हो सकता है, मैरिजेस वगैरह की बात आएगी, डिवोर्स की बात आएगी, मेंटेनेंस की बात आएगी। ये सारे के सारे सिविल के हिस्से हैं। और आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो हिंदू लॉ है, वो इन्हीं टॉपिक्स पर बेस्ड है, बेसिकली फैमिली लॉ का हिस्सा है। तो मैरिज, मेंटेनेंस, इन सब टॉपिक्स की हम ज़्यादा बातें करेंगे। अच्छा, इसमें जो भी पिटिशनर लगाया जाएगा वो ए वर्सेस बी होगा। मैंने कहा था यहाँ पर क्राइम इंडिविजुअल्स के बीच में होंगे। अब चलिए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक कंपनी ने एडवर्टीजमेंट दिया कि जो भी हमारी मेडिसिन यूज़ करता है, इसके बाद भी अगर बीमार होता है तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा। एक लेडीज ने मेडिसिन को यूज़ किया और फिर भी वो बीमार हो गई और रिवॉर्ड क्लेम किया, लेकिन कंपनी ने वो पैसे देने से मना कर दिया, ठीक है? यानी कंपनी ने पहले ऑफर दिया है कि अगर आप हमारी दवाइयाँ यूज़ करते हैं, एडवर्टीजमेंट में कहा है, और इसके बाद भी अगर आप बीमार हो जाएंगे, तो कंपनी ने कहा है कि हम आपको रिवॉर्ड देंगे। लेडी ने सेम चीज़ें करी, और जब वो बीमार हो गई तो उसने क्लेम किया कि अब मुझको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने ऑफर रखा है, लेकिन कंपनी ने उससे मना कर दिया। तो लेडी क्या करेगी, लेडी कोर्ट जाएगी, ठीक है? लेडी कोर्ट चली गई और कोर्ट में जाकर अपना पिटिशन अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर इश्यूज क्या चेक करिए जा रहे हैं, क्या एडवर्टीजमेंट एक लीगल प्रॉमिस माना जाएगा, क्या कॉन्ट्रैक्ट बना था, क्या कंपनी पैसा देने के लिए बाउंड है, क्या कंपनी को पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी ने एडवर्टीजमेंट तो किया था, प्रपोजल तो रखा था, और शायद उस प्रपोजल को, उस ऑफर को एक्सेप्ट किया गया है लेडी के द्वारा, तो क्या उस कंपनी को पैसे देने पड़ेंगे? अब यहाँ पे दो चीज़ें आएंगी।
डिफेंडेंट क्या कहेगा? डिफेंडेंट ये कहेगा भैया एडवर्टीजमेंट तो मार्केटिंग के लिए किया गया था, ठीक है, यहाँ पर इसका इरादा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का इरादा नहीं था, मार्केटिंग के पर्पस पे एडवर्टीजमेंट मैसेजेस कही गई थी, कंपनी लीगल बाउंड नहीं होगी लेकिन, ठीक है। और कोर्ट क्या कहेगी? कोर्ट का वर्डिक्ट आया, एडवर्टीजमेंट एक लीगल ऑफर था, लेडी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया है, कंडीशन को फुलफिल किया है, कंपनी को पैसा देना पड़ेगा। इसमें रिलीफ क्या मिली? कंपनसेशन। यही है आपका सिविल लॉ। सिविल लॉ में बेसिकली क्या होता है, दो पार्टीज के बीच का आपसी डिस्प्यूट होता है, उनको हैंडल किया जाता है सिविल लॉस के थ्रू। जबकि हम क्रिमिनल लॉस की बात करते हैं तो क्रिमिनल लॉस बड़े ऑफेंसेस को लेकर के होता है, जहाँ एक एंड होता है विक्टिम, जिसके साथ गलत हुआ है, और जिस व्यक्ति ने गलत किया उसको बोलते हैं अक्यूज। तो एक एंड पे रहेगा अक्यूज, दूसरे एंड पे रहेगा स्टेट, यानी स्टेट उस केस को हैंड ओवर करेगा, उसको टेक ओवर करेगा, और वो मामला बन जाएगा। मान लीजिए बी ने ए को मारा तो बी वर्सेस स्टेट बनेगा। लेकिन जब हम बात सिविल लॉस की करेंगे, दो लोगों के आपसी डिस्प्यूट की बात करेंगे, तो यहाँ पर ए वर्सेस बी होगा, ठीक है। चलो एक बार दोबारा से अंतर देख लेते हैं दोनों में, फिर चलते हैं अपने मेन टॉपिक के पास। अब अगर हम दोबारा से बात कर लेते हैं, क्रिमिनल लॉ क्या है? क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी है। सिविल लॉ में क्या है? प्राइवेट डिस्प्यूट है, दो लोगों के आपस का प्राइवेट डिस्प्यूट। यहाँ पर क्या होगा? पनिशमेंट के तौर पर जेल मिलेगी या फाइन लगेगा। यहाँ पर कंपनसेशन मिलेगा या रिलीफ मिलेगी, और वो किस रूप से मिलेगी? या तो पैसा मिलेगा या अधिकार मिल जाएगा। जब डिस्प्यूट पैसे या प्रॉपर्टी का हो तब सिविल लॉ बनता है, लेकिन जब डिस्प्यूट रिश्ते का हो, तब जैसे शादी, तलाक, तो ये फैमिली लॉ के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहली चीज जो हम लोग को समझनी थी वो ये थी, यहाँ से हम वापस आ जाते हैं। सबसे पहले जो चीज़ हमें समझनी थी वो ये थी कि लॉ क्या है और लॉ कितने प्रकार के होते हैं बेसिकली। तो वो मैंने आपको बता दिया कि लॉ क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे लॉ हो गए आपके दो प्रकार के मेनली। पहला हो गया जिसको हम लोग बोलेंगे क्रिमिनल लॉ, दूसरा हो गया जिसको हम बोलेंगे सिविल लॉ। और आज जो हमारा मेनली टॉपिक है वो सिविल लॉ पर ही बेस्ड है। तो आज हम ज़्यादातर जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सिविल लॉ की। ठीक है, तो आज जो हमारा मामला है, मेन मैटर है जिसको हमें पढ़ना है, दैट इज सिविल लॉ। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात करने वाले हैं सिविल लॉ की। जब हम बेसिकली सिविल लॉ की बात करते हैं तो यहाँ पर सिविल लॉ में आता क्या है? सिविल लॉ में आता है बेसिकली राइट्स की जंग, ऑब्लिगेशंस की जंग। और सिविल लॉ में जो मेन आपके टॉपिक्स हैं, सबसे पहला है प्रॉपर्टी लॉ, एग्जाम्पल जो सिविल लॉ का हिस्सा है। नंबर 2 पे है फैमिली लॉ, जो अभी हम पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी लॉ की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली इसमें मेन चीज़ें बताई गई हैं, प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कैसे होगा, प्रॉपर्टी किस तरीके से आप साबित करेंगे ये आपका है, मूवेबल प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, इस पर भी वीडियो बनाकर मैं जल्दी ही आपको बताऊंगा। आज जब हम बात करेंगे फैमिली लॉ की, तो बेसिकली फैमिली के बीच में जो भी रिलेशंस होते हैं, शादी है, तलाक है, डिवोर्स जिसको हम बोलते हैं, ये सारे आते हैं। अभी हम इसको डिटेल में समझेंगे। अगला आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंपनी लॉ। ये सारे सिविल लॉस के हिस्से हैं। अगला है जिसको हम बोल देते हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ। अभी जो हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल देखा था वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ का था। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया। इसके बाद हम अगला बात करेंगे तो वो आता है टॉर्ट। इसको हम कहते हैं अपकृत्य। यानी सिविल लॉ के बेसिकली जो होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर अभी फिलहाल 5 एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। पहला है प्रॉपर्टी लॉ, जो ये डिसाइड करेगा प्रॉपर्टी कैसे आपकी है, आप कैसे साबित करोगे। प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर होगा बाय एक्ट ऑफ पार्टीज होता है, बाय एक्ट ऑफ लॉज होता है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर करती हैं प्रॉपर्टीज, पार्टी अगर ट्रांसफर करती हैं तो एक्ट ऑफ प्रॉपर्टी हो गया। अगर लॉ के थ्रू ट्रांसफर होता है, मान लीजिए व्यक्ति मर गया है, इसके बाद तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी ही होगी, तो वो कहते हैं एक्ट बाय लॉ। ठीक है, तो ये बाय एक्ट ऑफ लॉ के थ्रू जो होता है प्रॉपर्टी ट्रांसफर, वो कैसे होता है, प्रॉपर्टी का एक्सेल परिभाषा क्या है, क्या ऑब्लिगेशंस रहते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, ये सारा आपका प्रॉपर्टी लॉ के अंतर्गत आता है। कंपनी लॉ में कंपनीज किस तरीके से रन करती हैं, कंपनी के लिए कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, एमओयू क्या है जिसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन,
कैसे कंपनीज का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, कंपनीज के जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो कैसे मैनेज किए जाते हैं, डायरेक्टर्स का रोल क्या है, प्रमोटर्स का रोल क्या है, ये सारा का सारा हम कंपनी लॉ में पढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लॉ में बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई, जैसे रेंट अग्रीमेंट ही एक एग्जांपल है आपका, और या भी कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे फंक्शन करते हैं, ये हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ में पढ़ते हैं। टॉर्ट की बात करते हैं, अप्रत्यक्ष, जैसे कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाता, इससे किसी और का नुकसान हो जाता है, तो ये सारे टॉर्ट में देखे जाते हैं। आज हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज फैमिली लॉ, और आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं फैमिली लॉ की ही। अच्छा, अगर हम फैमिली लॉ पढ़ते हैं तो फैमिली लॉ में बेसिकली क्या क्या चीजें आती हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है। जब हम फैमिली लॉ की बात करते हैं तो फैमिली लॉ के अंतर्गत मेन जो चीजें आती हैं, पर्सनल लॉ के अंतर्गत पहली आती है जिसको हम बोलते हैं मैरिज। चाहे वो हिंदू लॉ हो, चाहे वो मुस्लिम लॉ हो, जब भी हम फैमिली लॉ की बात करेंगे तो सबसे पहला टॉपिक आता है मैरिज। यानी अगर हम हिंदू लॉ पढ़ेंगे तो हिंदुओं में मैरिजेस कैसे होती है। नंबर 2 टॉपिक आता है, अगर शादी हुई तो सीधी बात है डाइवोर्स भी होने के चांस रहेंगे। तो हिंदूज में या मुस्लिम्स में या अदर जो भी कम्युनिटीज है उनमें डाइवोर्स का क्या प्रोविजन है, किन किन ग्राउंड में डाइवोर्स लिया जा सकता है। अगला जो टॉपिक है दैट इज मेंटेनेंस। अब सीधी सीधी बात है, अगर डाइवोर्स हुआ है तो मेंटेनेंस देना पड़ेगा। आपकी वाइफ आपसे अलग रह रही है तो आपको हर महीने का गुजारा भत्ता उसको देना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। तो मेंटेनेंस के क्या ग्राउंड होते हैं, कैसे वो डिसाइड किया जाता है, मेंटेनेंस कौन देगा, कितना देगा, ये टॉपिक में आता है आपके फैमिली लॉ में ही। इसके अलावा हम फैमिली लॉ में ही बात करते हैं तो एक टॉपिक और आता है जिसको हम बोलते हैं गार्जियनशिप, जो भी हम सारे देखेंगे। इसके अलावा अगला जो टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सक्सेशन। चाहे आप हिंदू लॉ पढ़े, चाहे आप मुस्लिम लॉ पढ़े, या फिर आप क्रिश्चियंस की माइनॉरिटीज लॉज पढ़ेंगे, जितने भी फैमिली लॉ होंगे, इन सारे के सारे फैमिली लॉज में इन्हीं टॉपिक्स को डिक्लेयर किया गया है। जब हम हिंदू लॉ की बात करेंगे तो हिंदूज में शादी कैसे होती है, हिंदूज में डाइवोर्स कैसे होता है, लेडीज किन किन ग्राउंड पे सेपरेट रह सकती है, सेपरेट रहेगी तो उसके मेंटेनेंस का क्या प्रोविजन है। गार्जियनशिप की बात आएगी, जैसे मैंने कहा जब तक बच्चा छोटा है तो उसके बिहाफ पर उसके लिए डिसीजंस कौन लेगा, इसको बोलते हैं गार्जियनशिप। तो गार्जियनशिप का क्या प्रोविजन है, पेरेंट्स का क्या रोल रहता है, जिसके पेरेंट्स नहीं है उनका गार्जियनशिप कौन करेगा, ये सारा गार्जियनशिप के अंतर्गत आएगा। सक्सेशन, फादर के बाद उसकी प्रॉपर्टी किसको जाएगी, इसको बोलते हैं उत्तराधिकार। तो ये भी हम पढ़ते हैं फैमिली लॉ में ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, फैमिली लॉ का ही हिस्सा है हिंदू लॉ, और जब हम हिंदू लॉ पढ़ते हैं तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं हिंदू लॉ कुछ और नहीं है, हिंदू लॉ आपकी फैमिली ही लॉ है। ठीक है, तो चलिए अब हम कवर स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक जिसको हमें स्टार्ट करना था आज। तो अब अभी मैं फिलहाल क्या करता हूँ, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। और जैसे कि मैंने आपसे बताया था, मेन जो हमारा टॉपिक है दैट इज हिंदू लॉ। हिंदू लॉ, नोट्स तो मैं आपको दे ही दूंगा, नोट्स मैंने बना के रखे हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। हम्म, ठीक है, तो यहाँ पर हिंदू लॉ, ये इंग्लिश में, हिंदी में भी मैं आपको दे ही दूंगा। अभी यहाँ पर जब हम बात करेंगे हिंदू लॉ की बेसिकली, जो कि हमें पढ़ना है, तो हिंदू लॉ कुछ और नहीं है। अगर हम जब भी बात करेंगे हिंदू लॉ की, हिंदू लॉ क्या है, तो हिंदू लॉ का मतलब होता है हिंदुओं के लिए बनाए गए लॉ, हिंदुओं के लिए बनाए गए कानून। बेसिकली अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज हिंदू लॉ, तो आप कहते हैं हिंदू लॉज आर द सेट ऑफ रूल्स दैट डील्स या दैट गवर्न्स how the marriages are done in Hindus, how the divorce is done, how the guardianship is done, या बाकी की जो भी चीज़ें होती है। अगर हम कहेंगे हिंदू लॉ क्या है, तो बेसिकली सिंपली अगर हमको समझाना होगा कि हिंदू लॉ क्या है, तो हम इसको कैसे समझाएंगे।
मैं ठीक है। तो जब हम बात करते हैं हिंदू लॉ की, तो हिंदू लॉ क्या है? हिंदू लॉज आर द सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल जो गवर्न करते हैं द लाइफ ऑफ हिंदूज। हिंदूज की लाइफ को गवर्न करते हैं कैसे? ये रूट है एंशियंट रिलीजियस टेक्स्ट को लेकर के लिया गया है, जिनका मेन काम क्या है हिंदू लॉज का। अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो हिंदूज की लाइफ में जो भी बड़े बड़े चेंजेस होते हैं, जो भी बड़े बड़े चीज़ें होती हैं, उनको गवर्न करना। ठीक है। हिंदूज लॉज रिफर्स द पर्सनल लॉ अप्लाइज टू द हिंदूज रिगार्डिंग मैरिज, इनहेरिटेंस, सक्सेशन, अडॉप्शन और जो भी इनके फैमिली मैटर्स होते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए बनाया गया है हिंदू लॉ। तो हिंदू लॉ क्या है? हिंदू लॉ कुछ और नहीं है। हिंदू लॉज आर द सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल दैट गवर्न्स द लाइफ ऑफ हिंदूज। हिंदूज की लाइफ को गवर्न करते हैं। ठीक है। ताकि हिंदुओं की जो लाइफ होगी उनमें जो डिसीजंस लिए जाएंगे वो किस तरीके से लिए जाएंगे। इनकी रूट का है, जड़ क्या है इनकी? इनकी जड़ है, देखिए, एंशियंट रिलीजियस टेक्स्ट। जो भी हिंदूज के पवित्र ग्रंथ हैं, जैसे आप श्रुति की बात करते हैं जिसमें वेद वगैरह आते हैं आपके, या मनुस्मृति की बात करते हैं, स्मृति की बात करते हैं तो इसमें आपकी मनुस्मृति आती है। तो ये जो एंशियंट टेक्स्ट है, रिलीजियस टेक्स्ट, उनसे इनकी रूट है। बेसिकली उसमें के थ्रू रूट को लेकर के ये चीज़ें डिफाइन की गई हैं कि हिंदूज की जो लाइफ होगी उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कैसे उनके मैरिजेस होंगी, कैसे उनमें डाइवोर्सेस होंगे। ठीक है। हिंदू लॉ के बारे में पूछा जाए क्या है, तो हम कहते हैं हिंदू लॉ एक पर्सनल लॉ है जो हिंदुओं पर अप्लाई होता है। ठीक है। फ्लेक्सिबल है, समय आने पर बदलता रहता है। ये धर्म पर बेस्ड है, रूटेड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूटी इन मोरालिटी। यानी जो हिंदू लॉ है वो धर्म के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। अब हम आगे बात करते हैं ये किस पर लागू होता है। ठीक है। तो ध्यान रखना ये सिर्फ हिंदुओं पर लागू होता है। जब हम बात करेंगे हिंदू लॉ की, तो ये हिंदू लॉ सबके ऊपर लागू नहीं होगा। लिखा है ये सिर्फ हिंदुओं के ऊपर लागू होता है। ठीक है। हिंदू लॉ जो है वो सिर्फ हिंदुओं पे लागू होगा। और हिंदू किसको माना जाएगा? हुई हिंदू, वो व्यक्ति जो हिंदू फैमिली में पैदा हुआ है वो हिंदू होगा। या फिर भले ही वो किसी और फैमिली में पैदा हुआ था लेकिन उसने कन्वर्जन किया है और अब उसने एक्सेप्ट कर लिया हिंदू धर्म, तो उसको भी हिंदू माना जाएगा। उसके भी जो मैरिजेस वगैरह होंगे वो भी हिंदू लॉ को ध्यान में रख करके ही होंगे। अगर कोई व्यक्ति बौद्धिस्ट है, जैन है, सिख है, तो उनको भी हिंदू ही माना जाएगा और उनके भी इन मैटर्स में हिंदू लॉ ही चलेगा। ठीक है। पहले मैंने आपको बताया कि हिंदू लॉ क्या है, जो हिंदू उसकी लाइफ को कंट्रोल करता है। अब अगला क्वेश्चन आता है, तो ये किसको इफेक्ट करेगा? तो ये हिंदूज को इफेक्ट करेगा। कौन है हिंदू? वो व्यक्ति जो हिंदू फैमिली में पैदा हुआ है वो हिंदू है। वो व्यक्ति जो किसी और फैमिली में पैदा हुआ था, बाद में कन्वर्ट हुआ है, हिंदू धर्म को एक्सेप्ट किया है, वो भी हिंदू माना जाएगा। इसके अलावा अगर बौद्ध है, जैन है या सिख है, उसको भी हिंदू माना जाएगा। अच्छा, किसको हिंदू नहीं माना जाएगा? मुस्लिम्स को हिंदू नहीं माना जाएगा, क्रिश्चियंस को नहीं माना जाएगा, पारसीस को नहीं माना जाएगा, ज्यूज को नहीं माना जाएगा। इन सब के लिए अलग कानून है। मुस्लिम के लिए अपना खुद का शरिया लॉ है, तो मुस्लिम की जो शादी वगैरह होंगी वो शरिया लॉ को फॉलो करते हुए होंगी। हिंदूज की जो होंगी वो होंगी हिंदू लॉ के तहत। ठीक है। एथीस्ट जो है अनलेस लिंक टू द हिंदू कस्टम्स, एथीस्ट वगैरह भी हैं जो हिंदू कस्टम से लिंक नहीं करते हैं, उन पर भी ये लागू नहीं होता है। चलिए ठीक है। अब तक जो ओवरऑल सारांश निकला कि जो हिंदू लॉ है बेसिकली ये किसके ऊपर लागू होता है? हिंदुओं के ऊपर। और हिंदू कौन है? जो जिसने मान लीजिए बर्थ ली है वो हिंदू है, हिंदू फैमिली में। जिसने बर्थ नहीं ली है, अगर किसी और के यहाँ बर्थ ली है लेकिन बाद में उसने हिंदू धर्म को एक्सेप्ट किया है, तो वो भी हिंदू हो जाएगा। सिख है, जैन है, आपका सिख जैन फैमिली को भी हिंदू ही माना जाएगा। बौद्धिस्ट को भी हिंदू माना जाएगा। किसको नहीं मानेंगे? मुस्लिम्स को नहीं मानेंगे, ज्यूस को नहीं मानेंगे, पारसियों को नहीं मानेंगे। इसके अलावा अगर कोई एथिस्ट है जो हिंदू धर्म से बिलोंग नहीं करता, उसको भी हिंदू नहीं मानेंगे और उसके लिए लाइफ में इस तरीके से इफेक्ट नहीं करेगा। चलिए ठीक है। अब हम बात करते हैं। ठीक है।
अब अपने उन मेन टॉपिक्स पे आते हैं जो मैंने आपको बताए थे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हिंदू लॉ जो है इसका सोर्स क्या है, कहाँ से आया है। तो अगर हम सोर्स की बात करेंगे हिंदू लॉ की, सोर्स ये आपके सोर्स रहे। क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम्स में, आपसे पूछा जाता है कि हिंदू लॉज का सोर्स क्या है। तो देख लीजिए हिंदू लॉज का सोर्स क्या है। जब भी हम बात हिंदू लॉज की करते हैं तो इनके जो मेन एंशियंट सोर्सेस हैं उनमें सबसे पहले आती है श्रुति। ठीक है, श्रुति अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर श्रुति का मतलब क्या है। यहाँ पर श्रुति का मतलब है वेद। इनमें कौन कौन से वेद आते हैं कि ऋग्वेद आता है, यजुर्वेद आता है, सामवेद आता है, अथर्ववेद आता है। तो बेसिकली जो वेदों में जो चीजें लिखी हुई हैं उनको भी बेस बनाया गया है, हिंदू लॉ में उसको भी ऐड किया गया है। ठीक है, श्रुति को ईश्वरीय स्रोत माना जाता है और यह हिंदू कानून का सर्वोच्च स्रोत है। अगला जो आता है वो है स्मृति। आपने मनुस्मृति के बारे में सुना होगा, याज्ञवल्क्य आता है, स्मृति है, एक नारदा स्मृति आती है, नारद स्मृति आती है। इनसे भी रेफरेंस लिया गया है। ठीक है, लिखा है स्मृतियां आचरण, कर्तव्य और नागरिक के कानूनों को स्पष्ट करते हैं लिखित रूप से। तो कुछ चीजें यहाँ से भी ली गई हैं, यानी सबसे रेफरेंस लिया गया है, वेदों से लिया गया है, मनुस्मृति से लिया गया है। इसके अलावा कुछ कमेंट्रीज हैं, कुछ स्कॉलर्स हैं जिन्होंने अपने पॉइंट रखे हैं उन बुक्स को पढ़ने के बाद। इसमें एक आता है मिताक्षरा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान रखिए, हमें मिताक्षरा को पढ़ना है। मिताक्षरा क्या क्या बताती है, ये टीका स्मृतियों के बारे में व्याख्या करती है। ठीक है, जो भी स्मृतियां हैं ऊपर, जैसे मैंने कहा मनुस्मृति है, तो मनुस्मृति को ही व्याख्या कर दी है मिताक्षरा। इसमें ये बताया गया है डॉटर्स के राइट क्या होंगे, फादर की प्रॉपर्टी पे डॉटर्स के क्या अधिकार होंगे, फादर का क्या रोल रहेगा, प्रॉपर्टी किस तरीके से ट्रांसफर होगी, ये मिताक्षरा में दिया गया है। तो ये कमेंट्रीज है, स्कॉलर्स ने पढ़ा है, पढ़ने के बाद अपने जो भी विव्स लिखे हैं इस बुक में वो भी एक मेन माना जाएगा सोर्स। अगला क्या है फिर एंशियंट में दया भाग, आपने इसके बारे में भी सुना होगा, ये भी हमें पढ़ना है। इसमें भी आपको अलग अलग स्मृतियों को ध्यान में रखते हुए चीजों को संकलित किया गया है नियमों को, और इसमें भी कुछ नियम बताए गए हैं। इसके बाद कुछ हिंदू धर्म के कस्टम्स है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस है, जैसे शादियां किस तरीके से की जाती हैं, इनहेरिटेंस का क्या प्रोविजंस है, फैमिलियों में क्या ट्रेडिशन चलता है, यानी प्रथा जो लंबे समय से चली आ रही है उसे भी कानून की मान्यता दे दी गई है। ठीक है, इसके अलावा जुडिकल रिव्यूज जो आए हैं हिंदूज को लेकर के, जो भी कोर्ट में केस गए उस केस को लेकर के जो भी जजमेंट्स आए तो वो भी सोर्स माने जाएंगे। ठीक है, न्यायालय निर्णयों द्वारा जो भी कानून विकसित हुए हैं वो भी सोर्स बन गए हैं आपके। इसके अलावा जो भी कानून का लेजिस्लेशन हुआ है पार्लियामेंट में, जिसमें आपका हिंदू मैरिज एक्ट आता है 1955, जिसमें बताया गया है हिंदुओं में शादी के लिए क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, कैसे सारी शादी वैलिड होगी, हिंदुओं में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए तब सारी शादी वैलिड होगी। इसके अलावा आप जहाँ पर देखेंगे तो हिंदूज सक्सेशन एक्ट आया है जिसमें उत्तराधिकारी की बात की गई है। यहाँ पर अडॉप्शन एक्ट एंड मेंटेनेंस एक्ट आया है, जिसमें अगर एक हिंदू फैमिली बच्चे को अडॉप्ट करना चाहती है, अडॉप्शन का क्या प्रोविज़न रहेगा, मेंटेनेंस जो देना पड़ेगा उसका क्या प्रोविज़न रहेगा, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे आती हैं। गार्जियनशिप एक्ट भी है। तो ये सारे क्या हुए, ये लेजिस्लेशन के थ्रू हुए हैं। पार्लियामेंट ने बाकायदे इस पे रूल बनाए हैं, उस रूल को भी रेफरेंस लेकर के हिंदू लॉ को बनाया गया है। तो अगर कभी भी एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि सोर्सेस क्या है, तो पहला सोर्स आप बताएंगे वेद यानी श्रुति, दूसरा सोर्स बताएंगे आप स्मृति, ठीक है, जो भी मनुस्मृति है, तीसरा सोर्स आप बताएंगे कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट। कमेंट्रीज एंड ये दोनों वही है, इनको इंटरप्रेट किया है, स्मृति को इंटरप्रेट किया है, इंटरप्रेट करके बुक्स लिखी गई है, नियमों के एक समुच्चय को इंटरप्रेट करके लिखा गया है, वो कमेंट्रीड एंड डाइजेस्ट के अंतर्गत आएंगे। जो भी हिंदूज में बहुत लंबे समय से जो नियम कायदे चले आ रहे हैं, कस्टम्स, वो भी हैं। इसके अलावा जो भी जजमेंट्स आए हैं कोर्ट की तरफ से वो, और फाइनली अगर कोई कानून पार्लियामेंट में बनाया गया है तो वो, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे आपके सोर्सेस हैं बेसिकली, जो हिंदूज की शादी वगैरह को कवर अप करते हैं। ठीक है, चलिए, तो पहला टॉपिक आपका खत्म हो गया जिसमें हमको ये देखना था इसके सोर्स क्या है। चलो, तो सोर्स तो ये रहे। अब सीधी सीधी बात, अगर सोर्स है तो इन सोर्सेज के अकॉर्डिंग टीचिंग्स भी दी जाती होगी, पढ़ाया भी जाता होगा, तभी तो हिंदुओं को पता चलेगा।
भाई कोई गुरु तो होगा जो आपको समझाएगा कि नहीं हिंदुओं में शादी का ये प्रोविजन है। तो कौन कौन से स्कूल्स है जो इन चीज़ों की टीचिंग्स देते हैं, चलिए उनके बारे में जान लेते हैं। तो जब हम स्कूल्स की बात करते हैं, तो स्कूल्स दो ही टीचिंग्स देते हैं, या तो मिताक्षरा को रेफरेंस लेते हैं या दया भागा को रेफरेंस लेते हैं। तो यहाँ पर वही है, देखिए मैं डायरेक्ट आपको बाहर ही दिखा दूं, यहाँ पे थोड़ी पिक्सेल्स फट रहे हैं, तो मैं सीधे जाता हूँ स्कूल्स पे। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया दोनों ही, चाहे वो मिताक्षरा की अगर आप बात करेंगे, चाहे आप दया भागा की बात करेंगे, दोनों ही बेसिकली ज़्यादातर जो फोकस है इनका, देखिए क्या है। मिताक्षरा स्कूल ड्राइव्स इट्स नेम फ्रॉम द कमेंट्री कॉल्ड मिताक्षरा रिटन बाय विघ्नेश्वरा। विघ्नेश्वरा ने इसको कोट किया है ऑन द अदर याज्ञवल्क्य स्मृति को, ठीक है। इन दोनों को रेफरेंस मानते हुए मिताक्षरा को बनाया है। और मिताक्षरा में क्या क्या चीजें हैं, पहले स्टार्टिंग में क्या था, डॉटर्स वर नॉट कॉपर सिनरीज, डॉटर्स कॉपर सिनरीज नहीं थी, डॉटर्स के पास ज्यादा राइट्स थे नहीं पहले मिताक्षरा में। जो मिताक्षरा बुक की रेफरेंस है, जो स्कूल्स मिताक्षरा को कोट करते हुए टीचिंग्स देते हैं, तो उसमें क्या था, स्टार्टिंग में डॉटर्स को प्रॉपर राइट्स नहीं थे, लिमिटेड राइट्स थे। पहले तो राइट्स ही नहीं थे, फिर जब राइट हुए भी तो लिमिटेड राइट्स थे। लिमिटेड राइट्स का मतलब क्या होता है, डॉटर्स यानी फादर की प्रॉपर्टी पे डॉटर्स का लिमिटेड राइट। इसका मतलब ये होता है कि फादर की प्रॉपर्टी को उनकी लड़की जो डॉटर है वो यूज तो कर सकती है बट बेच नहीं सकती। लिमिटेड राइट का मतलब होता है यूज करने का राइट है आपके पास, सेल आउट करने का राइट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एब्सोल्यूट और इक्वल राइट, ये 2005 के बाद यहाँ पर क्या हुआ, एब्सोल्यूट राइट मिला, डॉटर्स को बराबर का अधिकार मिल गया, अब वो भी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर सकती हैं, ठीक है। ऑनरशिप क्या होती है, जॉइंट फैमिलीज में कॉपी सैलरी के थ्रू होती है। अगर जॉइंट फैमिली है तो जो भी फैमिली मेंबर्स होंगे वो होगा, ठीक है। इसके बाद इसमें जो चीज़ आती है, जो भी प्रॉपर्टी होती है बाय बर्थ आप उसको क्लेम करेंगे। मिताक्षरा कॉलेजेस में क्या होता है, अगर मान लीजिए बच्चा घर में पैदा हो गया है तो प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा लग गया, ठीक है। जबकि हम दया भाग की बात करेंगे तो दया भाग में ऐसा नहीं है। दया भाग में तो पहले स्टार्टिंग से ही डॉटर्स को मिलता है प्रोविजन, ये चाहे डॉटर हो चाहे सन हो। इस वाले केस में आपकी बर्थ हुई और आपके प्रॉपर्टी पे अधिकार हो गया। लेकिन जब हम दया भागा की बात करेंगे, जिसे विघ्नेश जिमुत वहन ने कोट करते हुए लिखा है दया भागा में, इसमें बेसिकली क्या बताया गया है कि प्रॉपर्टी में आपका अधिकार तो होगा, लेकिन जो हेड ऑफ फैमिली था उसके जाने के बाद, यानी फादर के एक्सपायर होने के बाद ही बच्चे का अधिकार होगा, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, ठीक है। डॉटर को यहाँ पे राइट तो मिलेगा लेकिन आफ्टर फादर्स डेथ, ठीक है। और जो राइट होगा वो ध्यान रखिए, राइट होगा एब्सोल्यूट। कैसा होगा, एब्सोल्यूट राइट होगा, ठीक है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या हो गया कि ना केवल वो उसको यूज करेगी, यूज करने के साथ उसको बेचेगी भी, ठीक है। आगे की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, पूरा का पूरा जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है वो होता है फादर की डेथ के बाद। अब हम दोबारा से अगर मिताक्षरा को एक बार रिकॉल कर लेते हैं, तो मिताक्षरा में क्या होता है, अगर बच्चा पैदा हुआ है तो पैदा होने से ही क्या होता है, राइट मिल जाता है प्रॉपर्टी का। लेकिन दया भाग में क्या होगा, हेड ऑफ फैमिली जब उसकी डेथ हो जाएगी तभी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। मिताक्षरा में क्या था, पहले प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती भी है तो जो डॉटर होगी उसको स्टार्टिंग में लिमिटेड राइट थे, यानी आप यूज तो कर सकती हैं, आप उसको सेल आउट नहीं कर सकती। दया भाग में स्टार्टिंग से ही सन्स एंड डॉटर्स में कोई मतभेद नहीं रहा है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, जैसे फादर एक्सपायर होंगे तो दोनों में ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। मिताक्षरा ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में ही मिताक्षरा के रूल्स ही चलते हैं। केवल वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल में अभी कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर दया भाग को रेफरेंस बनाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर फिर से देख लीजिए मैंने क्या कहा, कहाँ कहाँ पर, बनारस में स्कूल है, उत्तर प्रदेश में, बिहार, और कुछ हिस्सा है मध्य प्रदेश का, ये सब मिताक्षरा वाले हैं, ठीक है। इसके बाद मिथिला में स्कूल है जो हिंदू धर्म को प्रैक्टिस करते हैं, बिहार में, नॉर्थ बंगाल में भी है, महाराष्ट्र में स्कूल है, और गुजरात में भी है, ठीक है।
तो यहाँ पर ये सारे स्कूल तमिलनाडु में है, पंजाब में है, जो ज़्यादातर रेफरेंस लेते हैं मिताक्षरा का, ठीक है। और जबकि हम दयाबाग की बात करते हैं तो ये प्राइमरली वेस्ट बंगाल एंड वेस्ट असम, बंगाल एंड असम, ये यहाँ पर बेसिकली कवर अप होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला टॉपिक खत्म, सोर्स। सोर्स हमने जान लिए। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे। और मेन टॉपिक क्या है आपका? मेन टॉपिक है आपका कि हिंदूज में शादी, डाइवोर्स, ये सब कैसे होते हैं, इनका जरूर एग्जाम में रेफरेंस आता है। ये चीज थोड़ा समझ लीजिएगा। तो चलिए अब हम वो समझ लेते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कहाँ से? शादी से, मैरिज से। तो हिंदुओं में वैलिड मैरिज का क्या प्रोविजन है? हिंदुओं में कैसे शादी को वैलिड माना जाएगा? अगर हम इसकी बात करें तो हिंदुओं में साले तभी वैलिड होगी, मैरिज तभी वैलिड होगी जब बाईगमी यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में क्या चीजें कोट की गई हैं? एक व्यक्ति तभी शादी करेगा, सिंगल शादी होनी चाहिए, यानी इसमें क्या कहा गया है? कोई भी पक्ष के पास जीवित पति या पत्नी नहीं होनी चाहिए। यानी अगर मैं शादी करने के लिए जा रहा हूं तो मेरी पत्नी जीवित नहीं होनी चाहिए, अगर वो मर गई है उसके बाद मैं शादी कर सकता हूं। यही सेम चीजें आती हैं मतलब औरतों के ऊपर भी। अगर उनका हस्बैंड जीवित है तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकती। तो पहली चीज, ये बहुविवाह को रोकता है, ठीक है। जो हिंदू मैरिज एक्ट है ये बहुविवाह को रोकता है, ठीक है। शून्य विवाह कहते हैं इसे। अगला कंसेंट, जो भी शादी होगी वो कंसेंट के साथ होगी। और कंसेंट किसका? कोई भी पक्ष मानसिक अस्वस्थता में वैध सहमति नहीं दे सकता। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति मानसिक स्टेबल नहीं है, मेंटली स्टेबल नहीं है, तो वो कंसेंट नहीं दे सकता। तो जब वो कंसेंट नहीं दे सकता और ऐसे में शादी कराई जाती है तो वो शादी वैलिड नहीं मानी जाएगी। वैलिड शादी के लिए मेंटली स्टेबल होना चाहिए और कंसेंट दिल से देनी चाहिए दोनों को। अगला है, शादी के समय बॉडी हेल्दी होनी चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए। रिप्रोडक्शन मतलब क्या हो गया? कोई भी पक्ष ऐसे मानसिक विकार से ग्रस्त नहीं हो जो विवाह और संतान उत्पत्ति में अयोग्य बनाए उसको। विवाह के बाद जो गृहस्थ जीवन होगा उसमें या संतान की उत्पत्ति में अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली आपके अंदर कोई फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम है, सिकनेस है, तो ऐसे में भी अगर आप शादी करते हैं तो वो फिर वैलिड शादी नहीं मानी जाएगी। अगला, साउंड माइंड, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। कोई भी पक्ष, ठीक है, किसी भी पक्ष की जब हम बात करते हैं तो कोई भी पक्ष पागलपन के दौरे का शिकार ना हो, पागलपन के दौरे से ग्रसित ना हो, ठीक है। तो ये भी चीजें ध्यान में रखी जाती हैं। मानसिक स्थिरता होनी चाहिए, अस्थिरता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला, एज की बात आती है। तो मेल्स की जो उम्र है, लड़का जब शादी करता है तो उसकी उम्र मिनिमम होनी चाहिए 21 साल। लड़की कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 18 साल। यानी वर की उम्र 21 साल और वधु की उम्र 18 साल होनी चाहिए, तब ही शादी वैलिड मानी जाएगी, ठीक है। ऊपर के एलिमेंट्स भी मैटर करते हैं। अच्छा, उन पति पत्नी के बीच में, लड़का लड़की के बीच में कोई ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए। कुल मिला के बहन भाई शादी नहीं करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग। फादर डॉटर शादी नहीं कर सकते, बट ब्लड रिलेशन जिसे मदर और सन अगर शादी करना चाहें तो नहीं कर सकते। सपेंड में शादियां नहीं होंगी। सपेंड का मतलब, जैसे मान लीजिए मम्मी है, मम्मी के मायके में यहाँ पर 3 जनरेशन है। मम्मी के एंड से यानी मदर के एंड से 3 जनरेशन और फादर के एंड से 5 जनरेशन तक शादी करने से मना किया गया है। निकट संबंध में विवाह रोका जाता है। यानी इन चीजों में से अगर कुछ भी हुआ है तो वो शादी वैलिड नहीं मानी जाएगी। वैलिड शादी करने के लिए इन चीजों को ध्यान में रखना ही रखना होगा, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम और बात करते हैं, अगला पॉइंट, इसको बोलते हैं वाइडेबल मैरिज। वाइडेबल मैरिज में क्या आएगा? सेक्शन 11 है। सेक्शन 11 में क्या क्या आ गया है? अगर बाइगमी है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि अगर आपका हस्बैंड या वाइफ जीवित थी पहले से, फिर इसके बाद आपने शादी की है, ठीक है, और या फिर आपने कुछ ऐसा किया जो हिंदू धर्म में रोका गया है, तो ऐसे केस में भी आपने सबिंड शादी कर ली है, ब्लड रिलेशन के अंतर्गत शादी कर ली है, तो उस शादी को वाइड माना जाएगा। क्या माना जाएगा? वाइड, ठीक है। वो शादी वाइड मानी जाएगी, अवैध मानी जाएगी। और वॉडिबल में क्या होगा?
वॉइडेबल का मतलब होता है, मान लीजिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, शादी करते समय सब कुछ ओके था, बाद में साबित हो गया कि जो व्यक्ति था वो नपुंसक था। शादी के टाइम पे चीज साबित नहीं हुई है, बाद में साबित हुआ कि व्यक्ति नपुंसक था, सहवास नहीं कर पा रहा है, मेंटली स्टेबल नहीं था, बल या धोखे से उसने सहमति ली थी शादी के दौरान। ठीक है, विवाह के समय दूसरे से गर्भवती थी, यानी महिला जिसने शादी की है पहले से ही प्रेग्नेंट है और किसी और से प्रेग्नेंट है, ये बात उसने छुपाई है, तो इस केस में भी इस शादी को वॉइडेबल मैरिज माना जाता है कोर्ट के ऑर्डर से। ठीक है, कोर्ट इन चीजों की जांच करेगा और जांच करने के बाद अगर चाहे तो इनको मैरिज को वॉइडेबल बनाता है, यानी मैरिज को बर्खास्त कर सकता है। अब हम बात करते हैं हिंदुओं में शादी होते कितने प्रकार की है, यानी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैरिजेस की। थोड़ा सा एक पॉइंट रह गया है, एक सेकेंड। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैरिजेस की, हिंदूज में शादी कितने प्रकार की होंगी। तो हिंदुओं में शादी होती है टोटल मिला के 8 प्रकार से। पहला, जिसको हम बोलते हैं ब्रह्म समाज से की हुई मैरिज, ये बेसिकली अरेंज मैरिज है, जहां पर क्या होता है कन्या का योग्य वर को दान दिया जाता है बिना दहेज के। ये अरेंज मैरिज है आपकी, इसको हम बोलते हैं ब्रह्म समाज से मैरिज, इंडिया में सबसे ज्यादा यही होती है। नंबर 2 आता है जिसको हम बोलते हैं गंधर्व मैरिज। गंधर्व मैरिज का मतलब हो गया लव मैरिज। ठीक है, लव मैरिज, इसमें क्या होगा, म्यूचुअल कंसेंट से दोनों शादी करते हैं, रिचुअल्स के बिना ही, प्रेम विवाह सहमत से जो किया जाता है उसको बोलते हैं गंधर्व विवाह। ब्रह्म समाज से जो की मैरिज है वो कहते हैं उसको अरेंज मैरिज, और जो गंधर्व मैरिजेस होती हैं उन मैरिजेस को कहते हैं लव मैरिज। ठीक है, इसमें रिचुअल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, कई हद तक हमने ये भी देखा है कि मंदिरों में जा करके ही शादी कर लेते हैं, वो सारे के सारे जो भी नियम कायदे कानून होते हैं वो सारे के सारे फॉलो नहीं करते। अगला आता है देव मैरिज। इसमें क्या होता है, आपके यहाँ पे एक यज्ञ हुआ, यज्ञ में जो भी पंडित जी आए थे, यज्ञ के बदले आपने क्या किया, अपनी डॉटर को दान दे दिया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द ब्राइड इज गिवन टू द प्रीस्ट, यानी साधु को ब्राइड दान की गई है। ठीक है, हु ऑफिशिएटेड एज सेक्रीफाइस, जो एक सेक्रीफाइस माना जाता है, यज्ञ कराने वाले पुरोहित को कन्या दी जाती है। ठीक है, इसमें बेसिकली जो कन्या है वो देवदासी बनती है। ठीक है, ऐसा माना जाता है, कंसेंट ये है चीजों को कि ऐसे केस में हम उसको, ठीक है, से इसको साफ कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा चीजें हमें दिखे। तो यहाँ पर हमने देव मैरिजेस को जान लिया, देवदासी से आप इसको याद रखिए। अगला होता, यहाँ से अगला है आपका अर्श समाज से की गई शादी। इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है कि कुछ आपको कोई गिफ्ट करता है, आपको मान लीजिए गाय देता है, कुछ उपहार देता है, अब आप उसको रिटर्न में अपना ग्रेटिट्यूड पेश करने के लिए आप अपनी डॉटर दे देते हो। ठीक है, शादी करा देते हो अपने डॉटर की, तो ये आता है आपका आर्य समाज से। एक होता है प्रजापत्य मैरिज, इसमें क्या होता है, धर्म पालन के उद्देश्य से शादी की जाती है। ठीक है, ब्राइड इज गिवन विद द ड्यूटी टू परफॉर्म धर्म टुगेदर, धर्म को ध्यान में रखकर धर्म को फॉलो करने के लिए अगर कोई शादी की गई है तो उसको प्रजापत्या मैरिज कहा जाता है। गंधर्व मैं आपको बता चुका हूँ। असुर मैरिज में असुर जो विवाह होगा, इसमें क्या होगा, इसमें उल्टा होता है। आमतौर पर हमने देखा है कि जो दुल्हन पक्ष होता है वो दहेज के रूप में कुछ पैसा देता है दूल्हे पक्ष को। असुर मैरिजेस में ऐसा नहीं होता, इसमें उल्टा होता है। इसमें लिखा है ग्राउंड ग्रूम गिव्स मनी, जो दूल्हा होता है वो पैसे देता है दुल्हन की फैमिली को, कन्या के बदले धन दिया जाता है, इसको हम बोलते हैं असुर मैरिज। ठीक है, फिर आता है राक्षस मैरिज, फोर्सफुली शादी करना, जबरदस्ती किसी के साथ शादी कर लेना, इसको बोलते हैं राक्षस मैरिज। अगला था पिशाच मैरिज, लड़की कॉन्शियस है, होश में नहीं है, और ऐसे में आपने उसके साथ संबंध बनाए, देखा है, द ब्राइड इज सेड्यूस्ड वायलेटेड वाइल अनकॉन्शियस, लड़की अनकॉन्शियस थी उस समय अगर संबंध बनाए हैं, तो ऐसे में जो भी शादी होगी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को ध्यान में रखते हुए उसको हम बोलेंगे पिशाच मैरिज। खूब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो अब हमने क्या जान लिया, हमने ये जाना कि वैलिड शादी कैसे होगी, 7 स्टेप्स है। वो 7 स्टेप्स क्या क्या थे, बाइगमी नहीं होनी चाहिए, पहली चीज। सेकेंड चीज, जब हम बात कर रहे थे शादी की,
एक सेकेंड, और हाँ, कंसेंट होना चाहिए, ठीक है, दोनों का, दोनों हेल्दी बॉडी के साथ होने चाहिए। आगे क्या है, उनका दिमाग शार्प, माइंड शार्प होना चाहिए। एज लिमिट भी डिक्लेयर की गई है, ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए, सपिन में निकट संबंध में शादी नहीं होगी, ठीक है। और दूसरी थी वाइड, अगर इनमें से किसी को भी फॉलो नहीं किया है तो वाइड मैरिज आ जाएगी। वाइडबल का मतलब क्या होता है, कोर्ट बाद में डिसाइड करती है कि सामने वाला नपुंसक, ये एलिगेशन लगाया गया बीवीएन से, मतलब वाइफ कैंसिल, ये एलिगेशन लगाया गया, कोर्ट ने उस एलिगेशन को सुना, उसके जांच की गई और लास्ट में पाया गया, तो उसको जो शादी पहले गलत थी उसको वाइडेबल बना सकते हैं आप। शादी के टाइप्स भी हमने पढ़ लिए। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज डिवोर्स। देखिए, शादी हुई है तो डिवोर्स का भी प्रोविजन होगा। हालांकि हिंदूज में डिवोर्स थोड़ा सा डिफरेंट है, बट कानून बनाए गए हैं उसके लिए। तो कानून क्या है, किन किन ग्राउंड में आप डिवोर्स ले सकते हैं। सबसे पहला अडल्ट्री। अगर आप ये कहते हैं कि आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड, ठीक है, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, किसी दूसरे मर्द के साथ, किसी दूसरे औरत के साथ अगर उसके संबंध है, शारीरिक संबंध है, तो इस केस में फिर आप डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। लिखा है डाइवोर्स, तलाक की डिक्री मिल सकती है आपको। किस केस में, एडल्ट्री के केस में। दूसरा, क्रूअल्टी, आपका हस्बैंड आपको मारता है, आपके साथ बुरा बर्ताव करता है, तो इस केस में भी शारीरिक क्रूरता या मानसिक क्रूरता, इन दोनों के केसेस में भी आपको इस ग्राउंड पे डाइवोर्स आप यहाँ से कोर्ट से मांग सकते हैं और आपको डाइवोर्स मिल जाएगा। दो तो ये ग्राउंड हो गए आपके। तीसरा ग्राउंड है डिसर्शन। डिसर्शन का मतलब क्या होगा, परित्याग। बिना उचित कारण से लगातार 2 वर्षों से दोनों अलग अलग रहते हैं, तो इस केस में भी डाइवोर्स मांगा जा सकता है। अगला आप देखेंगे कन्वर्जन। अब मान लीजिए जब आपने शादी की थी तब वो हिंदू थी, शादी के बाद उसने अपना धर्म बदल लिया है, अब वो हिंदू नहीं बची, अब वो मुस्लिम बन गई है, तो इस केस में भी आप डाइवोर्स क्लेम कर सकते हैं। इस ग्राउंड में आपको डाइवोर्स मिल जाएगा, ठीक है। अनसाउंड माइंड, यानी असाध्य मानसिक अस्थिरता। अगर कोई व्यक्ति मानसिक बीमारी से, मानसिक रोग से ग्रसित है, इस ग्राउंड पे भी, चाहे वो वाइफ हो चाहे वो हस्बैंड हो, इस ग्राउंड पे भी आप डाइवोर्स मांग सकते हैं। बस आप इन चीजों को ध्यान रखिए। अगला क्या है, वेंडल डिसीज। इसका मतलब क्या हो, कोई संक्रामक रोग है, यानी जो फैलता है। तो अगर ऐसा व्यक्ति आपके पास रहेगा तो सीधी सीधी बात है, इससे तो आपको भी वो रोग हो सकता है ना। तो इस ग्राउंड पे भी आप अगर चाहें, संक्रामक रोग के केस में भी आप यहाँ पर पति और पत्नी बच्चे में फैलने का खतरा रहता है, आप डिवोर्स मांग सकते हैं। अगला है रिनाउंसिएशन, मतलब उसने संसार को त्यागने का डिसीजन ले लिया है, अब वो वैराग्य धारण कर रहा है। तो जब वैराग्य धारण कर रहा है तो उस ग्राउंड पे भी आप डाइवोर्स मांग सकते हैं। अगला, नो कोहैबिटेशन आफ्टर जुडिकल सेपरेशन, यानी दोनों के बीच में आपसी कोई भी संबंध नहीं बना, न्यायिक पृथक्करण के बाद से 1 वर्ष तक अगर सहवास नहीं हुआ है दोनों में, तो ऐसे केस में, यानी कुल मिला के आप ऐसे कह लीजिए, क्रूरटी कर रहा था, आपने कहा डाइवोर्स नहीं चाहिए हमको लेकिन हम अलग रहेंगे, तो ऐसे केस में क्या हुआ, आप अलग रहते रहते आपको 1 साल हो गया है और 1 साल से दोनों के, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कोई भी शारीरिक संबंध नहीं बना, तो उस ग्राउंड पे भी डिवोर्स मांग सकते हैं। हस्बैंड भी मांग सकता है, वाइफ भी मांग सकती है। बाईगेमी, ठीक है, यानी हस्बैंड के पास पहले से ही एक बीवी थी, उसने शादी कर ली, बाद में आप इस केस में भी डिवोर्स मांग सकते हैं, ठीक है। अगला है सेक्सुअल ऑफेंस। आपका जो हस्बैंड है वो किसी सेक्सुअल ऑफेंस में इन्फेक्टेड पाया गया है, रेप का कोई केस हुआ है या असॉल्ट का कोई केस हुआ है, उसके ऊपर आपको लगता है कि नहीं वो गिल्टी है, तो इस ग्राउंड पे भी देखिए, पति बलात्कार करता है या समलैंगिक समझते होंगे आप लोग, या पशुओं के साथ इस तरीके के संबंध बनाता है, इस ग्राउंड पे भी आप डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं, ठीक है। आगे चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज की बात करते हैं। 15 साल से पहले अगर शादी हुई है, 15 से 18 के बीच में, तो ये शादी अस्वीकार है, ठीक है। नाबालिग शादी को नहीं माना जाएगा, तो आप इस पे भी ग्राउंड मांग सकते हैं। हाँ, वो आपके ऊपर है कि आप मान लीजिए आप बालिग हो गए, आप अपने शादी को कंटिन्यू करना चाहते हो, एक अलग केस है। म्यूचुअल कंसेंट से दोनों राजी हैं, दोनों चाहते हैं कि भाई डिवोर्स हो जाए, तो ऐसे कि आपसी सहमति से 1 वर्ष से अलग अलग रह रहे हैं, तो भी आप चाहें तो आप डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। तो बेसिकली जब हमसे कोई पूछेगा टोटल मिला के कितने ग्राउंड्स हैं जिन पे आप डाइवोर्स ले सकते हैं, तो टोटल मिलाकर आपके पास है यहाँ पर 15 ग्राउंड्स। पहला है एडल्ट्री, दूसरा है क्रुएल्टी, तीसरा है डिसर्शन, यानी परित्याग किया है आपने, करीबन काफ़ी दिन हो गया आप ढूंढ रहे हैं, उसको मिल भी नहीं रहा है आपका।
कन्वर्स कर लिया है आपने अब धर्म को उसने, या फिर मेंटली कुछ प्रॉब्लम है उसके अंदर, सेक्सुअली कोई मान लीजिए उसके सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशन में वो शामिल था। इसके अलावा वेनरल डिसीज़ है, कोई उसके अंदर संक्रामक रोग है जो फैल सकता है, या उसने मान लीजिए धर्म पूरी गृहस्थ ज़िंदगी को त्यागने का डिसीजन ले लिया है। तो इन सारे के सारे जो टोटल मिलाकर 15 ग्राउंड्स हैं, जहाँ पर आप डिवोर्स माँग सकते हैं। तो पहले शादी कैसे होगी, क्या उसके ग्राउंड है, वो बता दिए मैंने आपको। इसके बाद कौन-सी शादी वॉइड मैरिजेज़ होती हैं, कौन-सी वॉइडेबल होती है, ये मैंने आपको बता दिया। अब शादी हुई तो डाइवोर्स किस तरीके से हो सकता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे बात करते हैं। अगर डाइवोर्स हुआ है तो मेंटेनेंस की बात पक्का आएगी। मेंटेनेंस की जब बात आएगी तो यहाँ पे हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 को कोट किया जाएगा, जो कि क्या कहता है अलग-अलग सेक्शंस में। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सेक्शन 18 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, इसमें अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले क्या है, सेक्शन 18 में वाइफ को मेंटेनेंस का प्रोविजन क्या है, ठीक है। हिंदू वाइफ इज इंटाइटल्ड मेंटेनिंग ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। अगर आपने शादी की है, आपकी वाइफ है, वो आपके साथ रहे ना रहे, लाइफ लॉन्ग आपको उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, ठीक है। ये सेक्शन 18 में कहा गया है। मेंटेनेंस इज स्टेचुरी राइट नॉट द चैरिटी, ये कोई दान नहीं है, उसका अधिकार है जो आपको देना पड़ेगा। अच्छा, वाइफ सेपरेट रेजिडेंस की डिमांड कर सकती है क्या? अगर कोई हस्बैंड क्रुएल्टी करता है, परित्याग करता है, दूसरी शादी करता है, तो अगर वाइफ चाहे तो दूसरे घर की डिमांड कर सकती है और आपको देना पड़ेगा, ठीक है, इन ग्राउंड्स पर। डिस्क्वालिफिकेशन, तो मेंटेनेंस मिलेगा, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया। मेंटेनेंस अलग रह करके भी मिलेगा, साथ में तो मिलना ही मिलना है। अब कब नहीं मिलेगा, किन ग्राउंड्स पे मेंटेनेंस आपको नहीं मिलेगा, तो क्या है यहाँ पर, अश्लीलता या धर्म परिवर्तन करते हैं अगर, यानी जब मेरी वाइफ अलग रह रही है, हिंदू धर्म में है, तो मुझे मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अपने धर्म को उसने परिवर्तित कर लिया, मुस्लिम बन गई है, इस केस में अब आपको उसको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आगे हम बात करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा नीचे हो गया, ठीक है। अगला विडोज जो डॉटर इन लॉ है, अब हस्बैंड तो दे ही रहा था मेंटेनेंस, मान लीजिए हस्बैंड एक्सपायर हो गया, तो जो डॉटर इन लॉ है, बहू है घर में, विडो है, जिसका हस्बैंड एक्सपायर हो चुका है, तो वो क्लेम करेगा अपने फादर इन लॉ से, अपने ससुर से, यानी विधवा बहू ससुर से पोषण की मांग कर सकती है, ठीक है। ये सेक्शन 19 में कहा गया है। अगला है चाइल्ड मेंटेनेंस, बच्चों के मेंटेनेंस की बात कही गई है। वैध या अवैध संतान का भी हक होगा भरण पोषण के लिए, यानी आपके जो वैलिड संतान है उसको तो मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा आपको, और मान लीजिए अवैध संतान भी है, वो भी क्लेम कर सकती है, आपको उसको भी मेंटेनेंस देना पड़ेगा। यहाँ तक कि जो पेरेंट्स हैं, थोड़ा ओल्ड एज हो गए हैं, उम्र ज़्यादा हो गई, वृद्ध माता-पिता को भी संतान से भरण-पोषण मिलेगा, उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, सेक्शन 20 के अंतर्गत। यहाँ पे कुछ केस रेफरेंसेस भी मैंने आपको दिए हुए हैं। आप चाहें तो आप इन केस रेफरेंसेस को कोट करते हुए आप गूगल पे सर्च करें, पूरी की पूरी स्टोरी आप समझ सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं भी आपके साथ शेयर कर दूँगा, वैसे मैं बहुत जल्द इनके केस रेफरेंसेस भी दूँगा आपको। अगला है इंटरिम मेंटेनेंस, इसका मतलब क्या है, कोई मुकदमा चल रहा है, मुकदमा आपका जैसे मान डाइवोर्स का मुकदमा चल रहा है या किसी और चीज़ का लेकर के चल रहा है आपस में, तो उस केस में भी आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। और परमानेंट एलोमनी का क्या मतलब क्या हुआ, तलाक के बाद तो स्थायी गुजारा भत्ता आपको लाइफ लॉन्ग देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डाइवोर्स हो गया तो फिर आप बच जाएंगे, डाइवोर्स के ग्राउंड में भी आपको लाइफ लॉन्ग सामने वाले को आपको गुजारा भत्ता देना पड़ेगा, मेंटेनेंस देना पड़ेगा। चलिए, तो ये भी टॉपिक हमारा खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, गार्जियनशिप। पहले जान लो भाई गार्जियनशिप का मतलब क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है हिंदू मैरिज, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, आप इसको कोट करेंगे और कोट करने के बाद आप क्या बोलेंगे एक्चुअल में क्या चीज़ है ये, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं गार्जियनशिप की। तो गार्जियनशिप मतलब अभिभावक वह व्यक्ति होता है जो नाबालिग के शरीर और संपत्ति की दोनों की देखभाल करता है। यानी बच्चा जब तक नाबालिग है, तब तक उस बच्चे को उसकी प्रॉपर्टी के या फिर उसकी लाइफ को लेकर के जो भी डिसीजंस होंगे वो अभिभावक लेता है, उसको गार्जियन कहते हैं। अब हम बात करते हैं गार्जियन
आमतौर पर कौन होता है? नेचुरल गार्जियंस की बात करेंगे तो सीधी सीधी बात है, बच्चा पैदा होता है तो उसका नेचुरल गार्जियन जो होते हैं वो फादर एंड मदर होते हैं। पहला जो मेन गार्जियन होता है वो फादर होता है, फादर के बाद दूसरे नंबर पे आती है मदर। यानी इनको कोई अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है कि ये गार्जियन है, वो गार्जियन होते हैं, नेचुरल गार्जियन है वो। ठीक है, ये आपका सेक्शन 6 ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट में लिखा हुआ है कि फादर, पहला अभिभावक कौन होगा? पिता। उसके बाद कौन होगा? माता। ये दोनों सबसे पहले माने जाएंगे नेचुरल गार्जियन होंगे, इनको अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। अगर वाइफ की शादी हुई थी, उस समय वो माइनर थी, वो एडल्ट ही थी, तो उस केस में जो उसका हस्बैंड होगा, ठीक है, माइनर वाइफ, माइनर वाइफ है, तो उस केस में जो हस्बैंड होगा उसका, वो नेचुरल गार्जियन माना जाएगा जब तक वो वाइफ मिच्योर नहीं होती। अगला, वेलफेयर प्रिंसिपल। ठीक है, इसका मतलब क्या? नाबालिग का कल्याण सर्वोपरि रहेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है कस्टमरी गार्जियन। इसका मतलब क्या हुआ? वसीयत द्वारा गार्जियन नियुक्त किया गया है। आपके फादर ने मरने से पहले एक वसीयत बनाई, वसीयत में आप उन्होंने ये लिख दिया है कि हमारे बच्चे की पूरी देख रेख, हमारे बच्चे की पूरी प्रॉपर्टी की देख रेख इस उम्र तक, जब तक वो पूरी तरह से बालिग नहीं होता, चाचा जी करेंगे। तो इसको हम बोलते टेस्टिमनी गार्जियन। टेस्टिमनी मतलब क्या होता है कि विल के द्वारा डिक्लेयर किया गया है, आपके नेचुरल गार्जियन ने विल के द्वारा डिक्लेयर कर दिया है कि आप जब तक मेच्योर नहीं होते हैं तब तक आपकी बॉडी, आपकी लाइफ, आपकी प्रॉपर्टी के डिसीजंस कौन लेगा? आपके चाचा जी लेंगे। ठीक है, अगला आता है, अच्छा, नेचुरल जो गार्जियन होते हैं उनकी पावर क्या क्या होती है? तो बच्चों के जितने भी हित के संबंधी चीजें होती हैं वो सारे के सारे कर सकते हैं, ये तो पावर हो गई आपकी। ठीक है, अगला आता है आप डिफैक्टो गार्जियन। डिफैक्टो गार्जियन मतलब होता है वास्तविक लेकिन गैर कानूनी अभिभावक। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? मैंने क्या कहा, अगर टेस्टिमनी हो गया, अगर वो विल पे लिख के चले गए हैं, अगर विल पे लिख के नहीं गए तो जो नज़दीकी रिश्तेदार होंगे जैसे अंकल वगैरह आते हैं, तो ये भी डिफैक्टो गार्जियन बन जाते हैं। ठीक है, ये डिसीजंस लेते हैं। अगला आता है अपॉइंटमेंट बाय कोर्ट। अगर कोर्ट चाहे तो कोर्ट भी अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, कोर्ट जिसको अपॉइंट करती है तो वो भी गार्जियन बन जाएगा, वो होगा अपॉइंटेड बाय कोर्ट। एक होता है कस्टडी ऑफ माइनर। माइनर कस्टडी का क्या सिस्टम रहेगा? कस्टडी का अधिकार नहीं, कल्याण का पर आधारित है। ठीक है, कस्टडी किसको दी जाएगी, ये सारा का सारा प्रोविजन जो रहेगा ये आपका यहाँ पे रहेगा। तो ये हो गया गार्जियनशिप को लेकर के। अब जो सबसे लास्ट में टॉपिक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसपे मैं मिताक्षरा या दैवभागा में बात कर रहा था, दैट इज हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। इसका अमेंडमेंट हुआ है बाद में 2005 में। सक्सेशन मतलब हो गया उत्तराधिकार। ठीक है, उत्तराधिकार का मतलब होता है फादर के मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी। इसके जो मेन कानून है वो लिखे गए हैं आपके इसके हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में, जिसका अमेंडमेंट किया गया है 2005 में। अब इसमें क्या क्या है भैया? सबसे पहले सक्सेशन का मतलब है, उत्तराधिकार का अर्थ है मृत व्यक्ति की संपत्ति कानूनी रूप से जो हस्ताक्षर होती है, मतलब ट्रांसफर होती है। ठीक है, सक्सेशन मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन टू द लीगल हेयर। जो वास्तविक हकदार है, उत्तराधिकारी है, उसके जो ट्रांसफर होता है उसको हम बोलते हैं सक्सेशन। ठीक है, फादर डाइज, प्रॉपर्टी गोज टू हेयर्स। पिता की मौत के बाद जो भी उसके उत्तराधिकारी होंगे उनको प्रॉपर्टी जाएगी। सेक्शन 3, सेक्शन 6 एंड सेक्शन 8, टाइप्स ऑफ सक्सेशन कितने प्रकार के होंगे? तो यहाँ पे जब हम टाइप्स की बात करेंगे तो हिंदुओं में रिकग्नाइज किया जाता है इंटरस्टेटेड टेस्टिमनी सक्सेशन। इंटरस्टेटेड का मतलब क्या हो गया? फादर डिसाइड करके नहीं गया है कि प्रॉपर्टी किसको जाएगी। ठीक है, एक होता है वसीयती, जिसमें फादर डिसाइड करके गया है, वसीयत करके गया है, वो वसीयती हो गया सक्सेशन, उत्तराधिकार। और दूसरा क्या होता है? अवसीयती, यानी फादर रैंडमली एक्सपायर हुआ, तब तक उसके पास टाइम नहीं था कि वो वसीयत बना पाता। तो दोनों केसेस में अब प्रॉपर्टी का डिवीजन कैसे होगा? अगर मान लीजिए वो डिसाइड करके गया है तो चीज़ें थोड़ी आसान है, लेकिन अगर वो डिसाइड नहीं करके गया है तो फिर उनका प्रोविजन जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होगा वो कैसे होगा, इस पे बात कही गई है। अगला है इंटरस्टेट। ठीक है, बिना वसीयत की मृत्यु होने पर उत्तराधिकार जो है वो सेक्शन 8 का हिस्सा है। प्रॉपर्टी डिवोर्स विद व्हेन द पर्सन डाइज विदाउट, यानी पिता अगर बिना वसीयत किए हुए
मर के चला गया है तो प्रॉपर्टी का डिवीजन किस तरीके से होगा, ये सेक्शन 8 में है। इसमें क्या होगा, अगर प्रॉपर्टी सेक्शन 8 के तहत सबसे पहले जो प्रॉपर्टी जाएगी वो क्लास 1 की हेयर्स पे जाएगी। ठीक है, क्लास 1 की हेयर्स में कौन आते हैं? क्लास 1 के हेयर में ज़्यादातर आमतौर पर बहुत करीबी संबंधी जिसमें आते हैं आपके सन, डॉटर, विडोज वाइफ। फादर की संपत्ति पे सबसे पहला अधिकार होगा उसके बच्चों का, जिसमें मतलब जो फर्स्ट क्लास हेयर होंगे, जिसमें उसके सन और डॉटर दोनों आ जाएंगे और उसकी वाइफ भी आ जाएगी जो कि विडो है फिलहाल। ठीक है, अब इन केस कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो होते ही नहीं है, जीवित ही नहीं है। अगले, डॉटर एज कॉर्पस सेक्शन 6 में कहा गया है बेटी जन्म से उत्तराधिकारी मानी जाएगी। मैंने आपको पहले बताया मिताक्षरा में 2005 से पहले ऐसा नहीं था, उसके पास लिमिटेड राइट थे, यानी वो उस संपत्ति को इस्तेमाल तो कर सकती है बट बेच नहीं सकती। लेकिन अब क्या है, बेटी को भी जन्म से ही अधिक उत्तराधिकारी माना जाएगा उसका, कि फादर की डेथ के बाद वो प्रॉपर्टी उसके नाम पे ट्रांसफर होगी। अगला आता है कॉर्पस लीज में प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर होगी, तो संयुक्त परिवार की जो भी संपत्ति होगी वो ट्रांसफर होगी फादर से सन, डॉटर और बाकी सब में बराबर बराबर के लगभग ट्रांसफर की जाएगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं टेस्टिमनी सक्सेशन। टेस्टिमनी सक्सेशन का मतलब क्या हुआ, हिंदुओं में जो वसीयत हो गई है तो वो तो टेस्टिमनी के तहत आ जाएगी। एक विडो के क्या राइट होते हैं, विधवा के जो भी राइट्स है वो सारे के सारे आ गए हैं आपके सेक्शन 8 में। ठीक है, अच्छा डिस्क्वालिफिकेशन भी होगी इसकी, किसको नहीं मिलेगा, चलिए वो भी देख लेते हैं। अगर मर्डर, ठीक है, हत्यारा या उत्तराधिकार से वंचित रखा जाएगा, जिसने के भी मर्डर को चार्जेस लगे हुए हैं तो उसको उत्तराधिकार नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई वारिस ना होने पर संपत्ति राज्य को चली जाएगी, ये सेक्शन 29 में है। ठीक है, हिंदूज फैमिली की प्रॉपर्टी फीमेल में हिंदूज फैमिली का क्या रहेगा, सेक्शन 14 में है। स्त्री पूर्ण स्वामिनी बनती है सेक्शन 14 के तहत। तो कुल मिला के पहले हमने जाना हिंदुओं में शादी कैसे होती है, फिर हमने जाना कि हिंदुओं में डाइवोर्स का क्या प्रोविज़न है, हिंदुओं में शादी कितने प्रकार की होती है। इसके बाद हमने जाना कि हिंदुओं में मेंटेनेंस का क्या प्रोविज़न है, अगर डाइवोर्स होगा तो अलग अलग रहेंगे तो मेंटेनेंस कौन देगा, कितना देगा, किस तरीके से देगा, इसको हमने समझा। इसके बाद अगर बच्चा माइनर है तो उसका गार्जियन कौन होगा, नेचुरल गार्जियंस कौन होते हैं, क्या और कितने प्रकार के गार्जियंस होते हैं, कस्टमरी गार्जियन कौन होंगे, कोर्ट से जो अपॉइंट करेंगे वो गार्जियन कौन होंगे, उनका राइट क्या होगा, इसकी बात करी हमने। इसके बाद हमने बात करी सक्सेशन की, इसमें उत्तराधिकार आता है। फादर की डेथ के बाद अगर वो वसीयत करके गया है तो क्या प्रोसेस रहेगा, अगर वो वसीयत नहीं करके गया है तो क्या प्रोसेस रहेगा। ये सारे के सारे टॉपिक्स जो भी थे आपका मेन हिंदू लॉ पर आज की इस क्लास में हमने देखा। आपको ये क्लास कैसी लगी है, नोट्स मैंने आपको बताया था, नोट्स आपको जो भी हैं इस क्लास के सारे पीडीएफ फॉर्म में आपको जो भी टेबल्स मैंने आपको दिखाई हैं ये सारे के सारे पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ से जाइए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारा का सारा स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड करते रहेंगे। पहली चीज़, सेकेंड चीज़, अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं आप ये भी बता सकते हैं। अच्छा, इसी पे हिंदू लॉ पे अगर आप कुछ चाहते हैं फेमस केसेस को मैं उस पर वीडियो बनाकर आपको उनके बारे में समझाऊं तो आप वे भी हमसे बता सकते हैं। आई मेक श्योर कि मैं उस पर भी वीडियो बनाकर आपको बता दूं। तो आज की क्लास फिलहाल यहीं पे समाप्त होगी, बहुत जल्द फिर से मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।